जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में से इसमें से एक आध प्रश्न आ जाए जो बार बार रिपीट होता है। इस बार रेलवे में सिलेक्शन आप लोगों का पक्का हो जाए, इसलिए ये सवाल एक बार ज़रूर देखें। अक्सर पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगर आपने इन सवालों को सीरियसली लिया तो रिजल्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। सोचिए, जब आपका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, उस पल के लिए आपको ये समय देना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है हम लोगों का। और अगर आप लोग सच में सीरियस हैं सिलेक्शन के लिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे 13 नंबर। देखिए क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। उस बार आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था तो इसलिए मैं उन लोगों का कमेंट नहीं लेकर आया हूँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर कमेंट जरूर आऊँगा। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। यह रेलवे ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को आंसर पता है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे चालक की लंबाई सही हो जाएगा। जो किसी चालक का प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई को निर्धारित करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर की, किसी जो समांतर क्रम संयोजन में जो संयोजित प्रतिरोध है कि परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा। तो R इजकल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी गलत है। 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सही है। यहाँ पे ये 1/R1 होगा तो ये भी गलत है। यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 ये दूसरा है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का है तो ये भी गलत हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर। 15 नंबर क्या है हम लोग को देखते हैं। 15 नंबर है हम लोगों का, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक तार, मान लीजिए आप एक तार है, इसकी जो लंबाई है इतना है ही और इतना और आगे बढ़ा दो, दोगुनी कर दी जाए, तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये अपरिवर्तित रहेगी। यदि लंबाई बढ़ेगी, यदि हम किसी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो दोगुना हो जाता है, जो प्रतिरोध लगा होता है वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी रेजिस्टेंसी जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो तार की जो वो है प्रतिरोधकता वो नहीं बदलेगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा भी है अपरिवर्तित रहेगी, तो ये सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर की एसआई इकाई क्या है, किसकी एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का ये नहीं होगा, ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ओम होता है, नहीं। प्रतिरोध का जो होता है वो एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। तो यार आरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है, यानी चालकता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता घटाएंगे तो प्रतिरोधकता कम होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना लाइक और शेयर बनाए रखिएगा ताकि आगे भी वीडियो बनाता रहूँ जिससे आप लोगों का हेल्प हो सके। याद रखिएगा, एक दिन में कहते हैं ना, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए रोज़ मैं 30 क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। 30 क्वेश्चंस तो नहीं होते, यानी 10 ही क्वेश्चन होता है, वो आप लोगों को थंबनेल में 30 क्वेश्चन दिखता होगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता मैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप लोग मेहनत कीजिए शानदार तरीके से। इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना है रेलवे के किसी भी जो आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी, किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा
क्योंकि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, वीडियो देखने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, आप लोगों को टाइम पे रिवीजन करना होता है, तो आप लोग रिवीजन भी साथ में करते रहिए। 18वां प्रश्न देखते हैं। उष्मा के जूल नियम के अनुसार जो सर्किट होता है, जो सर्किट में उत्पन्न उष्मा होती है वो कुछ कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से वो किस पर आरोपित किया जा सकता है? जो करंट होता है वो किस पर आरोपित होता है, ये आप लोगों को बताना है, वो किस पर आरोपित होता है। ऑप्शन ए क्या है आप लोगों का? सर्किट में प्रवाहित जो धारा है वो उष्मा के कुछ कारकों पर निर्भर करता है? नहीं। जो धारा है और चालक का प्रतिरोध है, और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि, यानी धारा कब प्रवाहित की गई, धारा का प्रतिरोध क्या है और चालक का प्रतिरोध क्या है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उष्मा के जो जूल नियम है, सर्किट में जो उत्पन्न उष्मा होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से निम्न में से किस आरोपित किया जा सकता है? तो धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समयावधि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। इसका दो ए बी सी एंड डी दो ऑप्शन और हैं, यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। चालक के प्रतिरोध पे ये भी नहीं होगा। धारा और धारा के प्रवाहित होने की समयावधि, ये भी गलत है, यहाँ पे चालक नहीं दिया गया, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा में प्रवाहित होने की समयावधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो विद्युत सही का आप लोगों को सही सूत्र बताना है। ठीक है, इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। विद्युत शक्ति यानी पी, इसको पी से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पी का सूत्र आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो पी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पी इजकल टू वी इंटू आई। ठीक है, वी इजकल टू आई। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, बाकी ऑप्शन गलत हैं आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे वी क्या है, आप लोगों को बताना है वी क्या है यहाँ पे। तो वी आपका यहाँ पे है वोल्टेज, वी क्या है आप लोगों का? वोल्टेज है। पी क्या है यहाँ पे? पी है यहाँ पे शक्ति यानी पावर, और वी हो गया आई, हो गया आई क्या है यहाँ पे? आई यहाँ पे है धारा। ठीक है, तो वोल्टेज किस में नापा जाता है आप लोगों को पता है? वोल्टेज वोल्ट में नापा जाता है, तो वो वोल्ट में नापा, और शक्ति किस में नापा जाता है? ये वॉट में नापा जाता है, और धारा किस में नापा जाता है? एम्पियर में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, वोल्टेज जो है वो वोल्ट में, वोल्टेज जो है वोल्ट में, धारा जो है वो एम्पियर में, और शक्ति जो है वो वाट में। तो आप लोग ये भी याद रखना, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर हम लोगों का। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो धारा के समानुपाती, मतलब किसके? धारा के तो समानुपाती होता है, लेकिन धारा का जो होता है स्क्वायर हो जाता है, उसी पे ये समानुपाती होता है। जो विद्युत परिपथ है उत्पन्न जो ऊष्मा है उसके समानुपाती हो जाता है, तो धारा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? 21 नंबर प्रश्न सोच समझ के थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। 21 नंबर क्या है? यच यानी उष्मा, आई यानी धारा, आर प्रतिरोध और टी समय के बीच सही संबंध क्या है? तो आप लोगों ने जूल का नियम पढ़ा होगा, तो जूल के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी चालक में जो उत्पन्न उष्मा है यानी एच, हीट, और क्या होता है? हीट जो होता है धारा के वर्ग के, यानी धारा का वर्ग क्या है? आई, धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई का स्क्वायर, और धारा के वर्ग के, फिर से चलिए बताते हैं। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग, चालक के प्रतिरोध यानी आर, तथा धारा प्रवाहित होने में लगने वाला समय यानी टी की क्या होता है? समानुपाती होता है। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट, उसके विद्युत धारा यानी आई के वर्ग के चालक के प्रतिरोध आर, और धारा में प्रवाहित होने में लगा समय यानी टी, प्रवाहित होने में लगा समय के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी इंटू में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? यानी आपको इकाई बताना है। तो इसका वाट का क्या हो जाता है आप लोग बताइए जल्दी से। वाट का क्या होता है? वाट का अभी हमने आपको बताया, वाट किसका है? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। ठीक है, और यहाँ पे किलोवाट किसका है? किलोवाट छोड़िए, पहले किलोवाट बस बताइए। किलोवाट घंटा है ये, और ये किलोवाट है, तो किलोवाट का बताइए। किलोवाट किसका है? ये भी क्या है? शक्ति का है। शक्ति का दो मात्रक है, किलोवाट कहिए या वाट कहिए। ठीक है, और जूल किसका इकाई है? तो यह है ऊर्जा का, ऊर्जा का। ठीक है, और यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वो किलोवाट घंटा है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यहाँ पे किलोवाट घंटा। अब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पे।
कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वो 1 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा होती है। यानी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 1 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और बताइए अगर 1 किलोवाट घंटा हो, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वैसे किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 23 नंबर हम लोगों का। 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए आया है। सवाल को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻26 कूलाम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए? यानी हमको इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम चलिए यहाँ पे देते हैं। तो ये रहा हम लोगों का प्रश्न। आइए यहाँ पे हल करते हैं। क्या कहा गया है? किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻26 कूलाम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए? आप लोगों ने 12th में एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला है? Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, हम लोगों को N चाहिए, या N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q अपान ई हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे Q बताइए Q क्या है? यहाँ पे जो Q है वो Q क्या है? Q यानी यहाँ पे है आवेश। आप लोगों को एकदम डिटेल में करवाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। Q यानी आवेश। आज पेन थोड़ा नॉर्मल चल रहा है जिससे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आवेश क्या यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे मान लो 6 इंटू 10⁻26 और यहाँ पे ई यानी होता है एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो वो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसी फार्मूला में लिख देते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना है? 9.6 इंटू 10⁻26 बटे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। अब हम लोग से ये दशमलव कट गया, 16 कम 16 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 10 ये घात ऊपर चला जाता है 26 हो जाएगा, और ये घात जो -19 है यहाँ पे आ जाएगा +19 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 ये जोड़ देंगे 9 6 15 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया 6 इंटू 10⁻45 45। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। या आरबी ग्रुप डी 2022 में आया था, शिफ्ट 2 3rd में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, लोगों को देख चुके हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻5 यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ये भी एक सवाल है, इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। 5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये पेन थेरा आज सही नहीं है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से समझ में आएगा। ये क्या है प्रश्न? यहाँ पे 5 एम्पीयर की धारा है, 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। फिलामेंट जो होता है वो बल्ब में लगाया जाता है। तो आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा, तो सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश क्या होता है? Q इक्वल टू, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा N इंटू ई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों को आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे होगा फार्मूला I आवेश, और आवेश यहाँ पे I इंटू टी हो जाएगा। I इंटू टी, यहाँ पे I क्या है? I क्या है आप लोगों का? धारा, और यहाँ पे T क्या है? धारा में लगने वाला समय। धारा, यहाँ पे कितना दिया गया? धारा I कितना दिया गया? यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे T कितना दिया गया है? यानी समय दिया गया है यहाँ पे 10 मिनट। लेकिन हम लोगों को ये सेकेंड में चाहिए, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 10 मिनट में कितना होगा? 10 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। ये आप लोगों का सेकेंड में बदल गया, 300 सेकेंड। चलिए ये हम इस फार्मूले में रख देते हैं, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे I का मान क्या है? 5 इंटू टी कितना दिया है? समय 300, तो गुणा कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0 0। और यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे 600 होगा, सॉरी 60 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 × 6 करेंगे तो हम लोगों का आंसर होगा 0 0 और 6 पंचे 30 कूलाम। जो होता है विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा क्लास 12th में विद्युत आवेश, जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश, उसमें ये पढ़ा गया है। तो ये आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये I = T है। यहाँ पे I क्या है? धारा, और T क्या है? धारा में प्रवाहित होने में लगा समय। तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया था I = 5 एम्पियर। यहाँ पे देख लीजिए 5 एम्पियर की धारा है, 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट में ली जाती है। तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी थी। आई यहाँ पे दिया गया है, टी यहाँ पे है 10 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड होते हैं। 600 सेकंड होते हैं। और यहाँ पे हमने रख दिया 5 × 600, आगे हमारा 3000 कूलम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। आप लोगों का खत्म हो चुका है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग ये कमेंट करके जो बताइएगा। अगले प्रश्न में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था तो मुझे कुछ वो नहीं होगा, लेकिन आपको ही फायदा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। और हाँ, इस वाले कमेंट का जो भी आंसर देगा मैं उसका नाम जरूर अगली वीडियो में लूँगा, और सबसे सही उत्तर जो देगा उसी का, ये नहीं कि गलत आप लोग उत्तर देते। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? है हम लोगों का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोगों को बताना है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए है आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।